नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और सवाल ये है कि क्या आपने कभी जल्लू और कद्दू नाम के दो शासकों का नाम सुना है जो अपने हरियाणा से ही आते थे? क्या आपने कभी उस शासक का नाम हरियाणा में सुना है जिसको उसके ससुर ने ही जहर देकर मार दिया था? इब्राहिम लोदी के साथ हरियाणा के किस जागीरदार की रिश्तेदारी थी और हरियाणा के किस जागीरदार ने कहनवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की और तोप का गोला लगने से वीरगति को प्राप्त हुए? अगर आपको इनका जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तब भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आज पता चल जाएगा। क्योंकि हरियाणा के रियासती इतिहास के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम जागीर कोटला जागीर के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है कि मोबाइल की इस दुनिया में हम किताबों की बातें कर रहे हैं। किताबें हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए वीडियो देख के हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बल्लभगढ़ के रियासती इतिहास पर बात की थी, और आज के इस वीडियो में हम कोटला जागीर के इतिहास को A to Z तक जानेंगे, और जो जानकारियां छूट जाएं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मेवात का नाम आप सबने सुना है। यहाँ बड़ी संख्या में मेव रहते हैं और इसलिए इस पूरे इलाके को मेवात के नाम से जाना जाता है। वर्तमान हरियाणा के जो फरीदाबाद है और गुड़गांव का जो सोहना कस्बा है, उससे लेकर राजस्थान के अलवर तिजारा तक का इलाका मेवात में आता है। और एक ज़माने में यहीं पे कोटला नाम की एक जागीर होती थी, और बहुत महत्वपूर्ण जागीर वो थी। आज का जो नूह है उसके दक्षिणी पश्चिम में पहाड़ की तलहटी में कोटला नाम की आज भी एक जगह मौजूद है, और इसी से कोटला जागीर की कहानी शुरू होती है। वह ये था कि दोस्तों, कोटला के पास सरहेटा गांव का एक हट्टा कट्टा युवक दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की नज़रों में चढ़ जाता है, और इससे ही रियासत की बुनियाद भी पड़ती है। दिल्ली के सुल्तान से एक युवक की नज़दीकियां बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। फिरोज शाह तुगलक मेवात के बीड़ों में शिकार करने आता था। पहले जब राजा महाराजा शिकार करते थे तो मोबाइल तो होते नहीं थे, तो टाइम पास का यही जरिया था। और उस समय जो शाही अधिकारी होते थे वो सुल्तानों के शिकार के दौरान आसपास के युवाओं को में जो फुर्तीले और जज्बे वाले युवा होते थे उनको भर्ती कर लिया करते, ताकि राजा के शिकार में कोई दिक्कत ना हो। सरेटा गांव का एक सांबरपाल नाम का लड़का इस तरह भर्ती होता है, और शिकार के दौरान राजा पर अचानक बाघ हमला बोलता है। लेकिन सांबरपाल ने चीते की मुस्तैदी दिखाते हुए सुल्तान की जान बचा ली, और बाघ को भी कहते हैं कि उसने मार दिया। सुल्तान फिरोज शाह सांबरपाल की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ, और उसको बहादुर नाम का एक रुतबा है वो प्रदान कर दिया। सुल्तान ने खुश होकर बहादुर नाहर को उसके गांव के पास कोटला में एक नई जागीर भी दे दी, और इस तरह कोटला जागीर के पहले जागीरदार सांबरपाल उर्फ बहादुर नार उपाधि वाले बन गए। सुल्तान से जब जुड़ाव हो गया तो सांबरपाल ने 1366 में प्रभावित होकर इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया, और अपने साहस और शक्ति से कोटला की जागीर का विस्तार करके उसने मेवात के ज़्यादातर इलाके उस समय जीत लिए। बहादुर नार ने 1380 में कोटला में एक किला भी बनवाया, और बहुत शक्तिशाली मेवों की मदद से एक अच्छी सेना बनाई। और इसके बाद उसने धीरे धीरे कोटला की जागीर को एक रियासत में बदल दिया, और बहादुर नार का दिल्ली के जो शाही हुक्मरान हैं उनसे उनका मेल मुलाकात बढ़ता चला गया। बहादुर नाहर ने मेवात से लुटेरे और बदमाशों का उस समय कहते हैं कि खात्मा ही कर दिया था, और चौहानों ने एक किला बनवाया था अलवर में, उस पर भी उसने अपना कब्जा करके रियासत का विस्तार कर लिया। 1388 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मौत हो जाती है, और यहीं से बहादुर नार के उल्टे दिन भी शुरू हो जाते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए शाही शहजादे बहादुर नार से मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं, और यहीं से धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। फिरोज शाह का एक वजीर था खाने जहां नाम का, वो भी सुल्तान की कुर्सी पर नज़र लगाए बैठा था और अपनी चाल चल रहा था।
लेकिन उसके प्रयास सिरे चढ़ते इससे पहले इसकी सूचना किसी ने शाही शहजादे को दे दी और खानेजहाँ वजीर को भागकर कोटला में बहादुर नाहर के पास शरण लेनी पड़ी। अब खबरें उड़ जाती हैं तो वो शहजादे के पास भी पहुंच गई। अगर शरण मांगने आए जो वजीर है खानेजहाँ नाम का, उसको बहादुर नाहर उसी समय उल्टे पांव लौटा देता तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मन को, वीरों को ये गवारा नहीं होता। बागियों को शरण देने और दिल्ली के सिंहासन के कुचक्रों में पड़ने की सजा भविष्य में बहादुर नाहर को बहुत भुगतनी पड़ी। 1389 में सुल्तान का पद ग्रहण करने के लिए अबू बकर और नासिर महमूद में युद्ध शुरू हो गया। बहादुर नाहर ने यहाँ अबू बकर का डटकर साथ दिया और नासिरुद्दीन को युद्ध में हरा दिया। परंतु हारने के बाद भी राजनीति देखिए कि नासिरुद्दीन मोहम्मद दरबारियों की सहायता से दिल्ली का सुल्तान बन गया और अबू बकर अपने कुछ विश्वास पात्रों को लेकर बहादुर नाहर के पास कोटला में शरण लेने के लिए आ गया। नासिरुद्दीन ने दिल्ली में शांति हो जाने पर कोटला पर बड़ा हमला बोला। शाही सेना के आगे बहादुर नाहर और अबू बकर ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाए और सेना ने उनको हरा के बंदी बना के दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। सुल्तान के आदेश से अबू बकर का तो वध कर दिया गया और बहादुर नाहर को वार्निंग दे के छोड़ दिया, क्योंकि जो सुल्तान था उसको पता था कि जागीर की व्यवस्था करने में बहादुर नाहर का कोई मुकाबला नहीं है। बहादुर नाहर अपमान का घूंट पीकर कोटला से वापस आ गया और अपनी शक्ति को बढ़ाने पे उसने पूरा जोर लगा दिया। थोड़े टाइम के बाद अगस्त 1393 में बहादुर नाहर ने बदला लेने के लिए दिल्ली पे धावा बोल दिया। बहादुर नाहर महरौली तक लूटता हुआ दिल्ली के नज़दीक लगा, लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आई और वापस मेवात लौट गया। परंतु शाही सेना इस अपमान को सहन करने वाली नहीं थी। उसने नाहर का पीछा किया और नाहर की सेना को हराया। बहादुर नाहर ने कोटला छोड़कर फिरोजपुर झिरका के जंगलों में शरण ली और बहुत समय तक वो झिरका में बिताने के बाद बहादुर नाहर कोटला लौटा और अपनी रियासत का फिर से कब्जे में ले लिया। उस समय तक दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद की भी मौत हो गई थी और दिल्ली की राजनीति फिर से कुचक्रों में फंस गई थी। इस बार बहादुर नाहर के अच्छे दिन थे और दिल्ली के सिंहासन पर उसके पक्ष का सुल्तान विराजमान हो गया। नया सुल्तान था सुल्तान महमूद और उसको बहादुर नाहर जैसे शक्तिशाली सामंत चाहिए थे और उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप दिल्ली में रहकर ही अपनी रियासत को भी देखें और दिल्ली का प्रबंध भी देखें। तो बहादुर नाहर 3 साल तक दिल्ली में रहा और पुराने किले में उसका ठिकाना था और वहीं से वो मेवात के रियासती प्रबंध भी देखता रहा और इस दौरान कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, बल्कि दिल्ली को बहुत फ़ायदा बहादुर नाहर का हो गया। 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। अब बहादुर नाहर अपने कोटला लौट आया और तैमूर के भय से जान बचाकर दिल्ली के बहुत सारे शाही राजदरबारी भी मेवात में के कोटला में बहादुर नाहर के पास पहुंच गए। कोटला जागीर के जागीरदार बहादुर नाहर और सांबरपाल ने 3 शादियाँ की थी। धर्म परिवर्तन से पहले उसने झामूवास के झामू सिंह की बेटी फूल से शादी की थी, लेकिन इस्लाम धर्म कबूलने के कारण उसका जो ससुर था झामू सिंह, वो बहादुर नाहर से बहुत नाराज़ था और किसी तरह मौके की तलाश में था। एक दिन झामू सिंह ने बहादुर नाहर को अपने घर बुला के उसके भोजन में कहते हैं कि जहर दे दिया और कोटला जागीर के संस्थापक और शासक बहादुर नाहर का इस तरीके से अंत हो गया। अब नाहर का पुत्र था मलिक अलाउद्दीन। उसको अब जब अपने पिता की हत्या का सूचना मिली तो उसने झामू सिंह के पूरे परिवार का कत्ल करके उनके घर को आग लगा के नष्ट कर दिया। बहादुर नाहर की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे जलाल खां, उनको कोटला का शासक नियुक्त किया गया। जलाल खां बहुत बहादुर आदमी था और उनका जो भाई था उसका नाम था कादिर खां। दोनों ने मिलकर मेवात का शासन लंबे समय तक संभाला और उन्होंने कोटला को छोड़कर फिर इंदौर को अपनी राजधानी बना लिया। ये इंदौर मेवात में ही है, इसको आप मध्य प्रदेश वाले इंदौर से मिक्सअप मत करना। दोनों भाई उस जमाने में जो क्षेत्र था मेवात, उसमें जल्लू और कद्दू के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने इंदौर में एक नया किला बनाया और फिर उस पर अपना शासन किया और दिल्ली के सुल्तानों ने दोनों भाइयों की स्वतंत्रता को ख़त्म करने के लिए कई बार उस दौरान हमले भी बोले, लेकिन जल्लू और कद्दू ने बहादुरी से अपनी रियासत को संभाले रखा।
दोनों भाइयों के शासनकाल में एक बड़ी विपदा भी आई 1424 में। भयंकर अकाल पड़ा था और मेवात के जो लोग थे वो शाही क्षेत्रों में लूटपाट करने को मजबूर हो गए थे। 1425 में सुल्तान मुबारक बादशाह ने मेवात पर आक्रमण करके दोनों भाइयों को हराकर अलवर की पहाड़ियों में भगा दिया और कुछ समय तक मेवाती सेना पर गुरिल्ला विधि से जो हमले हैं वो मेवातियों ने जारी रखे, परंतु युद्ध सामग्री समाप्त होने पर दोनों भाइयों ने सुल्तान के सामने समर्पण कर दिया। किसी मध्यस्थ द्वारा क्षमा याचना करने पर जलाल खां को तो छोड़ दिया गया, लेकिन कादिर खां को बेड़ियां लगाकर दिल्ली के दरबार में पेश किया गया। 1428 में कादिर खां उर्फ कद्दू खां का वध कर दिया गया और जलाल खान ने मेवात की रक्षा के लिए सुल्तान मुबारक शाह द्वारा किए गए बार बार आक्रमणों का भी सामना किया और रियासत का अस्तित्व वो बचाने में कामयाब रहा। जलाल खान ने 1438 तक शासन किया ऐसा माना जाता है और इसी काल में मेवात रियासत की राजधानी अलवर रही। जलाल खां का उत्तराधिकारी अहमद खां मेवात का शासक बना, लेकिन अहमद खां मेवाती के आगे सभी शासकों ने अलवर से ही पूरे मेवात पर शासन किया। अलवर आप राजस्थान में है, आप सभी को पता है। और ऐसा कहा जाता है कि अहमद खां के बाद उसका जो पुत्र था जकरिया खां, वो मेवात का शासक बना और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी और जकरिया खां जो अलवर के शासक थे, उनके पुत्र अलावत खां की जो शादी थी वो एक ही घर में हुई थी, दो सगी बहनों के साथ। इस वजह से लोधी सुल्तानों के शासनकाल में मेवात पर शाही हाथ रहा, शाही कृपा बनी रही। जकरिया खां के बाद में अलावत खां और उसके बाद अलावत खां का जो होनार पुत्र है हसन खां मेवाती, उन्होंने अलवर रियासत का पदभार ग्रहण किया। सुल्तान इब्राहिम लोदी और दिल्ली शासक हसन खां मेवाती दोनों मौसेरे भाई भी थे। लोदी सुल्तानों ने हसन खां मेवाती को एक बहुत बड़ा भूखंड का शासक बना दिया था और बहुत ताकतवर शासक उस समय वो माना जाता था। पानीपत की पहली लड़ाई होने से पहले 1526 में ही हसन खां मेवाती के पास अलवर, तिजारा, ये कोट, कासिम, फिरोजपुर झिरखा, कोटला, इंदौर, पिनगवा, सोहना, तावड़ू, भोंडसी, बादशाहपुर और गुड़गांव तक का ये बड़ा क्षेत्र उसके पास था। और पानीपत की जब लड़ाई हुई तो उसमें हसन खां मेवाती ने इब्राहिम लोदी की दिलो जान से सहायता की थी, परंतु हार आपको पता है कि लोदी की हुई और बाबर ने हसन खां के बेटे को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया उसने। और आत्म स्वाभिमानी हसन खां मेवाती ने दिल्ली पर बाबर का राज कायम हो जाने के बावजूद भी अपनी जो शत्रुता है वो कायम रखी। 1527 में बाबर ने राजपुताना के राणा सांगा पे आक्रमण किया और प्रसिद्ध कहनवा के युद्ध पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ और जो हसन खां मेवाती थे उन्होंने राणा सांगा की तरफ से लड़ाई लड़ी और उसी युद्ध में तोप का एक गोला लग जाने से वो जख्मी हुए और वहीं पे उनको वो मारे गए। हसन खां के जो बेटे थे नाहर खां को बाबर ने उत्तराधिकारी तो बने रहने दिया, परंतु मेवात को तोड़ के कई रियासतों के अधीन कर दिया। जैसे अलवर के अलावा तिजारा, दिल्ली और आगरा आदि सूबों में उसको बांट दिया उसने। और उसी कालखंड में बाबर के पुत्र हुमायूं और सेनापति बैरम खां ने हसन खां का जो भाई था जलाल खां, उसकी दो बेटियों से शादी भी की। और इसके बाद आगे चलकर सम्राट अकबर के शासनकाल में जो वर्तमान मेवात के अधिकतर भाग हैं, जैसे फिरोजपुर झिरका हो गया या कोटला, पिनगवा, बिसरू, बिछोर, इंदौर, उजीना, उमरा, झिमरवाट, खानपुर, साकरस, सांठावाड़ी, घासेड़ा आदि को फिर उन्होंने उस तिजारा की सरकार के साथ जोड़ दिया था। कोटला की पहाड़ी पे आज भी उस किले के अवशेष हैं जो बहादुर मेवातियों ने बनाए थे। मैंने तो देखे नहीं है, अगर आपके पास उसकी जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो ये थी दोस्तों हरियाणा के रियासती इतिहास में एक और जागीर, कोटला जागीर की कहानी। और ये कहानी आप तक मैं इसलिए पहुंचा पाया हूँ क्योंकि यशपाल गुलिया जी जैसे इतिहासकारों ने बड़ी मेहनत करके किताबें लिखी हैं हमारे लिए, और इनको पढ़ने से आनंद आता है और वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये जानकारियाँ पहुँचाई जा सकती हैं। अगले वीडियो में घासेड़ा जागीर की कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने ये पहली बार देखा हो तो। बाकी पुराने साथी तो हमेशा दोस्ती बनाए रखेंगे। हरियाणा के रियासती इतिहास पर करीबन 33-34 वीडियो बनेंगे, तो एक एक करके मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ये कहानी कैसी लगी आपको कोटला जागीर की,
अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।